डीसी साहब ने मना कर दिया है कि इन लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, जो आपने घर बनाया हो उसका मुआवजा देंगे। ये सरकार ऐसे ठगने वाला काम कर रही है। यही जहाज हमारी जो जिंदगी है ना, इसको रौंद गया है। सरकार में कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे घर खाली करा ले। अगर हिम्मत होगी तो खाली करा के देख लेना। कि यहाँ पर कोई आया नहीं जी, अभी आया बीजेपी का आया, कांगड़ा के खुद के हमारे घर के एमएलए हैं, वो भी नहीं है। काजल साहब आप क्यों नहीं आए? वोट की टाइमिंग आती है तो सब उनके घर पे जाके बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं उसके बाद उनको पूछते तक नहीं। इन लोगों के घर तबाह कर दिए आप लोगों ने। अब 21 तारीख से सदन है, आप लोगों में दम है? ओ यार कुछ तो शर्म कर लो। ये आंसू कहाँ थे इनकी? आप बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी बंदा हमारे सामने नहीं आया। चाहे डीसी सिर्फ एक बार आए थे गग्गल में, वो भी लेंटर से उन्होंने सर्वे देखा। 68 लोग हो, कितना साफ देख रहे हो इन लोगों के लिए। एक हिमाचल का एक नेता आ जाए सामने। किसी की रोटी उजाड़ना तो बहुत आसान है और किसी को रोटी बना के खिलाना बहुत मुश्किल है। तो डीसी साहब कहते हैं कि आप लोगों को जो हम सिंगल दे रहे हैं ये भी हम आप पे आसान कर रहे हैं। 9 लाख रुपए देके मैं पूछना चाहूँगा डीसी साहब, आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे? अनुराग ठाकुर यहाँ पे आते हैं और कोई मौका नहीं होता सनी जब वहाँ पे आप ना गए हो। ये हमें यूज करते हैं और यूज करके छोड़ देते हैं। क्लेम का मतलब क्या है? मैं आपसे आज पूछता हूँ, क्लेम किसको बोलते हैं? ब्लेम ज्यादा है नहीं, क्लेम क्या होता है? धर्मशाला में किसी अगर ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, खुद वो ऑफिसर समझ जाएंगे जितना मुआवजा आप यहाँ पे दे रहे हो ना, उसका रेनोवेशन पे आप लोग अपने उस पर खर्च कर देते हो। या तो सरकार अंधी है या आप सरकार को अंधा रख रहे हैं। आप नीशू मुंगरा हंजल आए सकते हंजल नहीं आए हंजल से भी नहीं आए जी। नीशू मुंगरा जी ना तो थोड़ा भी टिकटा चाहुआ था। हाँ जी, पवन कादिल जी नहीं आए अजे तक हंजल कोई पूछना नहीं आए जी। वहाँ कर गए आंटी कर गए सकते अब तक डैडी होना है चिखा पर बुझियंगे तो ही होना है। विधानसभा का इलेक्शन था, तब पवन काजल जी जैसे एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े थे। उन्होंने बोला कि मैं गग्गल में पल्ला बड़ा हूँ और मैं गग्गल वालों को उजड़ने नहीं दूंगा। एक टुकड़ा भेज दो हमें, हम बुजुर्गों को उसमें डालो और किसी खाई में धकेल दो। कि जो सरकारी जमीन पर बैठे हैं, क्या वो परिवार नहीं है? उनके परिवार नहीं है। तमाम नेताओं बधाई स्वीकार करो कि पूरी जो जनता है ना उसका सर्व सत्यानाश करके रख दिया। आजकल के जो नेता है ना, वो पता क्या बन गए मैं? क्या? व्यष्टिगत। सरकार के साथ भी सवाल रहेगा और पूरे हिमाचल के साथ सवाल रहेगा कि इस उम्र तक के बच्चे आप लोगों ने एक तरह से कहूं कि तबाह करके रख दिए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज अपने ही घर की खबर है, अपने ही गांव की खबर है और हमारा जो गांव है, जो हमारे घर हैं, वो सरकारों ने उजाड़ कर रख दिए। मसला है गग्गल एयरपोर्ट की जो एक्सपेंशन थी उसका सरकार ने जिद करी, नेताओं ने जिद करी और उसका नतीजा ये हुआ कि आज लगभग 100 कितने भी 130-135 के करीब जो परिवार हैं वो बिल्कुल सड़क पे आ गए। सपने सच हो रहे हैं नेताओं के। और विशाल यहाँ फोकस करना इस बिटिया के ऊपर, इधर लाना बहन जी इसको। आ बेटा, इस बच्ची के चेहरे पे फोकस करना। मेरा सीधा सरकार के साथ भी सवाल रहेगा और पूरे हिमाचल के साथ सवाल रहेगा कि इस उम्र तक के बच्चे आप लोगों ने एक तरह से कहूँ कि तबाह करके रख दिए तो कोई गलत बात नहीं होगी। सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। एक्सपेंशन, जिला कांगड़ा को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन हालात यहाँ पे ऐसे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के बैंगन निकले या कहें कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले। कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा है और आज ये परिवार है इनके कुछ जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुँचा और उसकी वजह ये है कि पिछले कल जो खबर आज छपी हुई है उसके मुताबिक डीसी साहब ने मना कर दिया है कि इन लोगों को कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, जो आपने घर बनाया हो उसका मुआवजा देंगे। और उसमें सनी आप भी इस तरफ आ जाओ। तो बात थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूजन की तरफ बाद में लेके जाऊंगा कि इन लोगों को जो ज़मीनें थी पहले ही कम थी, कुछ पंचायतें ज़मीन थी, कुछ दूसरी थी और तब इन्होंने मेहनत करके तमाम चीज़ें करके अपने घर बनाए। आज इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं सबसे पहले देवराज प्रधान जी मशहूर हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, देवराज चाचा जी हमारे प्रधान ही रहते हैं गग्गल पंचायत के। तो चाचा जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि आपने हर दौर को देखा हुआ है और मैं बताना चाहूँगा कि बिटिया गया इन दिनों
दामिनी जो इनकी बहू हैं वो प्रधान हैं यहाँ की, तो दामिनी अभी नई नई है, तो मैं दामिनी से कम सवाल करूँगा, पुराने खिलाड़ी हैं। चाचू आपने क्या देखा, ये क्या है ये सारा मसला? ये सरकार ऐसे ठगने वाला काम कर रही है। सुने ना, जब सीएम साहब बोल गए कि इनको हर एक हम फैसिलिटी देंगे, इनको मुआवजा भी देंगे। देखो सरकार एक तरफ तो कहती है कि 11 साल जिस किराएदार को मकान में हो जाए वो मालिक होता है। ये तो 60-70 साल हो गए, तब भी मालिक नहीं बना रहे हैं। ये जमीनें दी है ना इन्होंने। विशाल ये थोड़ा सा दिखाइएगा, यही जहाज हमारी जो जिंदगी है ना इसको रौंद गया है। तुम लोगों को जरूरत है जहाजों की, इन लोगों का तो आपने मैं कहूँ कि बेड़ा गर्क करके रख दिया, तब भी गलत नहीं होगा। चाचू आगे। तो 70 साल से ये बैठे हुए हैं जिस जमीन पे, सरकार ने दी है, लगान देते रही पंचायत उसका, आज तक कोई नोटिस नहीं इनको दिया। इस हिसाब से तो ये मालिक होते हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो ये मालिक होते हैं इस हिसाब से। बिल्कुल। तो सरकार क्यों इनको? सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी होगी। हाँ। यहाँ पर भगतराम जी थे हमारे पुराने प्रधान, वो हैं यहाँ पे। चलिए, पुराने लोग होते हैं, उनसे बड़ी चीजें निकल कर सामने आती हैं। आप चाचा जी आप यहीं पे रहना, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। दामिनी आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें और हमारे जितने भी परिवार जो उजड़ रहे हैं उनको सही मुआवजा देके उनको सेटल करें। जितना जल्द से जल्द हो जाए आप उस पर कार्रवाई करें। जी, उम्मीद होती है पर पत्थर हो आप लोग, आपसे क्या उम्मीद करनी। अब मैं कुछ एक यूथ थे मेरे साथ, राजीव इधर आइएगा आप। राजीव यूथ हो आप? जी। आरुष जी। अच्छा आरुष, तो आरुष मेरा सवाल ये है जी कि यहाँ पर कोई आया? नहीं जी, अभी आया? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे गग्गल में मेरे हिसाब से नहीं, मैं तमाम लोगों से पूछता हूँ कि कोई नेता आया? बीजेपी का आया? कांग्रेस का आया? कोई नहीं। यहाँ तक कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के खुद के हमारे घर के एमएलए हैं वो भी नहीं आए। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र? बिल्कुल। पवन काजल? बिल्कुल जी। काजल साहब आप क्यों नहीं आए? देखिए, वोट लेने मैं एक एमएलए की बात या किसी भी एक भी मिनिस्टर की बात नहीं, मैं सारे मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कि कोई भी जब आता है, जब उनके वोट की टाइमिंग आती है तो सब उनके घर पे जाके बोलते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं या आपको कुछ है नहीं, उनका मत्था टेकते हैं, उनके अगर खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वो कुछ बन जाते हैं उसके बाद उनको पूछते तक नहीं कि आप कौन हैं, क्या हैं, किसके लिए आए हैं, क्यों, क्या करवाना है आपने हमसे। ठीक है, आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो उन्होंने बोला है सरकार डीसी साहब ने कि हमें आप सिंगल मुआवजा दे रहे हैं। किसी के स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 मरले पे, किसी के यहाँ पे 3 मरले में, किसी के 5 मरले में, उसमें भी कहीं पे तो 4-4 लोग 3-3 लोग बसेरे कर रहे हैं। 3 परिवार, एक 3 लोग नहीं बोल रहा मैं, 3 परिवार बोल रहा हूँ। 3 परिवार बैठे हैं और जिसमें वो 15 लाख अगर हमें एक मुआवजा देते हैं तो 15 लाख 3 बंदों में बांटोगे तो 5-5 लाख होता है, जिसके लोगों के ऊपर कर्जे हैं, लोगों के ऊपर घरों के ऊपर कर्जे हैं, लोगों के शरीर पे लोगों ने अपने पर्सनल लोन्स ले रखे हैं, किससे कैसे उधार लिया, किससे क्या लिया, किसी कुछ ने दुकान चलाने के लिए लिया। आज के टाइम में रोजगार नहीं है, पूरा गग्गल खाली बैठा है, किसी की दुकान नहीं चलती, किसी के दुकान में अपना माल नहीं डल रहा, कोई अपने घर को रेनोवेशन नहीं कर सकता, सबकी घर की दीवारें चुन रही हैं, गिर रही हैं, पानी आ रहा है। 2 मिनट टोकूंगा यहाँ पे। जब भी कोई सरकार बनती है, मंत्री पद पाने के लिए आपका कोठी पूरी रेनोवेट हो जाती है, चाहे बिल्कुल नहीं हो, तमाम चीजें और तो और आपके ऑफिस तक रेनोवेट हो जाते हैं, वहां पर आपकी जो एक्वेरियम में मछलियां वो तक बदल जाती हैं। इन लोगों के घर तबाह कर दिए आप लोगों ने, एक भी बोल के राजी नहीं। बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया, अब 21 तारीख से सदन है, आप लोगों में दम है। पूरे हिमाचल के नेताओं से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप बताइए कि आप क्या इस मुद्दे को विधानसभा में रखेंगे? ना बीजेपी रखेगी ना कांग्रेस रखेगी, क्योंकि आप लोगों के सांझे सपने हैं, क्योंकि साथ लगता धर्मशाला है और वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, आप लोगों को वो नजर आ रही है, लोगों के घरों का भट्ठा बैठ गया। बहन जी आप कुछ बोलेंगी? सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं गग्गल पंचायत की वार्ड मेंबर हूँ 2 की, ममता कुमारी। सर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी 70 परिवार हैं उनको मतलब ठीक मुआवजा मिलना चाहिए और उनको उनका सहयोग दे सरकार। बस सहयोग दे, पूरे हिमाचल को यही है कि आप लोगों के आगे जुबान ना खोलें। मैं चाहूँगा जिसने जुबान खोलनी होगी ना वो बोलेगा। आंटी माफ़ी चाहूँगा आपसे। बोलो नहीं बोल जाते गाड़ी। बोलो रोना क्यों? नहीं बोलना। बोलो
जब स्टार्टिंग में जब ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता स्टार्टिंग से 2 मिनट स्टार्टिंग से 2 मिनट विशाल आंटी के चेहरे पे फोकस करना। ओ यार कुछ तो शर्म कर लो, ये आंसू कहाँ थे इनकी, आप कुछ नहीं होता। भाभी रो रही है, आंटी रो रही है, चल बोल। स्टार्टिंग से ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आए कि उस टाइम पे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी बंदा हमारे सामने नहीं आया, चाहे डीसी हो। डीसी सिर्फ एक बार आए थे गग्गल में, वो भी लेंटर से उन्होंने सर्वे देखा और उसके बाद उन्होंने कोई भी एक बार भी फील्ड तक नहीं, चाहे किसान भवन में मीटिंग हुई हो, चाहे एयरपोर्ट तक धरने पे गया हो, कोई भी आज तक डीसी हमारे सामने ना ग्राउंड पे आए, सिर्फ एसडीएम को भेज देते थे। और कांगड़ा की इस प्रोजेक्ट में सबसे मेन बुरी बात यही रही है कि 6 या महीने 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद वो एसडीएम चेंज कर दिया जाता है। अभी भी आप रिकॉर्ड देखेंगे 3-4 साल के बीच कितने एसडीएम चेंज हो चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट को या गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही या हम लोगों को सीरियस नहीं ले रही, क्योंकि इस टाइम जितने भी 70 परिवार वो आज से नहीं है, 20 साल से नहीं, कई 100 सालों से बैठे हुए हैं। उनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे गुजर बसर कर रही है, सारा अपना व्यापार यहीं से है। तुम लोगों की पीढ़ी एडजस्ट हो जाती हैं। बाप जी अगर स्वर्गवास हो गया, किसी और का स्वर्गवास हो गया तो जो टिकट है ना वो वहां पे बंट जाती है। इन लोगों के सपने कौन बांटेगा? आप आंटी। एक्चुअली हमारा बिजनेस भी इतना पुराना है, इतने सालों से हम लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ससुर के टाइम का बिजनेस है, तो उसकी कीमत इन्होंने क्या 9 लाख रुपया डाली। 9 लाख रुपया क्या होता है? एक नई जगह एस्टेब्लिश होना आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है, और लोग हमें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। एक बिजनेस के लिए अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल है, और कैसे हम पहनते मतलब कैसे हम ज़मीन खरीदेंगे इतने से पैसे में, और कैसे अपने घर बनाएंगे? दम होगा ना आप नेताओं में, तो बाकियों को तो उजाड़ दिया आपने, या किसी को कंपनसेशन मिल गई, किसी को कुछ मिल गया। इनके लिए तो एक जमीन इकट्ठी एक तरफ कर दो। जो पुराने घर थे बाप दादाओं के वो आपने उजाड़ दिए, तमाम चीजें। भाभी आप रोना नहीं भाभी। हाँ चलो। सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि पहले आपने अच्छे वादे किए भी, आपको जो मुआवजा मिलेगा, डबल मिलेगा, R&R मिलेगा, हमें धोखे में रख के आप चले गए। अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो सिंगल दे रहे हैं इससे हमें ना ज़मीनें मिल बननी है, ना हमारा घर बनना है। कोई हमारा बिजनेस, कोई दुकान नहीं है हमारी, सिर्फ गाड़ी चलाते हैं और घर का गुजारा करते हैं। हमें पता हमने घर कहाँ से बनाना है, कहाँ से किसके पास जाके मिन्नतें करनी है, वो आप नहीं देखना सर। आप भी नहीं देखना है। कितना सा आप देख रहे हो, 68 लोग हो, कितना सा आप देख रहे हो इन लोगों के लिए। एक हिमाचल का एक नेता आ जाए सामने। हाँ चाचू। बात ऐसे है, लास्ट में ये है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार में कोई हिम्मत नहीं है कि हमारे घर खाली करा ले। अगर हिम्मत होगी तो खाली करा के देख लेना। हमारे ऊपर से चलेगी जेसीबी डोजर, लेकिन हम घर नहीं खाली करेंगे, फिर देखेंगे कि सरकार क्या करती है। सीएम साहब ने बोला था लास्ट टाइम जब हम एयरपोर्ट पे मिले थे, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले हम जो भी सरकारी ज़मीन या पंचायतें जिस भी भूमि पे बैठे हुए हैं उन सभी के पट्टे सीधे करेंगे, उनके कब्जा जो भी है उस हिसाब से हम लोगों को मुआवजा देंगे, और उनकी ज़मीनों के जितने भी है वो पहले उनको चढ़ाएंगे, उन ज़मीनों को जो कब्जे है वो रेगुलेट करेंगे। पर अभी तक उसके ऊपर 1% भी काम नहीं हुआ। अभी आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आ रही है कि हमें सिर्फ बिल्डिंग का मिलेगा, वो भी सिंगल मिलेगा। जब हमने 70-80 लाख रुपया घरों पर लगाए हुए, इतने 10-15 साल लगा के घर बनाए हुए, तो आज क्या उसकी वैल्यू वो दे पाएंगे? उस हिसाब जिंदगियों की कीमत दे पाएंगे? भाभी मैं सरकार से ही बोलना चाहती हूँ कि हम 50-60 साल से इस शॉप पे बैठे हैं, और इस उम्र में आप कह रहे हैं कि आप अपनी शॉप छोड़ दो। अब हम इस उम्र में अपनी शॉप को ढूंढेंगे, फिर उसको बनाएंगे, और फिर उसमें हम माल डाल के अपने व्यापार चलाएंगे। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ से अपना व्यापार जमाएंगे? कहाँ से रोटी खाएंगे? किसी की रोटी उजाड़ना तो बहुत आसान है, और किसी को रोटी बना के खिलाना बहुत मुश्किल है। ये तो सरकार ही अब इसका उत्तर दे सकती है। आप लोगों की ना 5 साल के बाद या तो आप लोगों की लंका लग जाती है, आप हार जाते हो, तब कितनी चीखें मारते हो आप लोग कि हमें जनता ने हरा दिया। कभी जनता को भी जिताया आप लोगों ने? भाभी आप। हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई इसी मकान में लगा दी है, इसको घर बनाया है, जो भी हम कमाते रहे इसमें लगाते रहे। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम आगे कुछ इस पे लगाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि हमें भी उचित मुआवजा दिया जाए, जैसे बाकी शामलात वालों को दिया है। कुछ लोगों ने घर अपने नाम कर लिए हैं, कैसे कर लिए हैं शामलात वालों ने, उनके जैसे उनको करोड़ों रुपया मिला है, हमें भी वैसे ही दिया जाए। बात सही है। जब आपने ज़मीन का वो बदला था, प्रारूप बदला था, तो इन लोगों को पता नहीं था भी आप लोग क्या गेम खेल रहे हो अंदर से। और यहाँ पर 2003 के बाद का चाचा जी मसला था, ये 1998 से
भी था, 2003 में भी था, 2003 जब मेनली क्या हुआ था कि मतलब ये आप बोल सकते हैं कि जिसमें से शाम जैसे हम लोग बैठे हैं, अब ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से 30 से 40% बंदों ने चोर दरवाज़ा बोल सकते हैं, जैसे मर्जी बोलें, कि हम लोगों ने अपने नाम करवा लिया उन लोगों ने। मतलब कि उस टाइम मैंने लास्ट टाइम SDM जो हमारे लास्ट SDM रहे हैं उनसे भी हमने बात की थी इस बारे में, तो उनका कहना था कि हमने नोटिफिकेशंस जारी की थी। उस टाइम कोई इतना पढ़ा लिखा था नहीं जिसको नोटिफिकेशन के बारे में पता हो, या अपने घर घर आके उनको बोला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी भी बंदे ने आके हमें बोला घर आके कि आपके नाम कर रहे हैं हम जगह, आप हमारे पास आओ, हम आपके नाम करते हैं। और रही बात, जब रिसेंटली कल मीटिंग हुई है DC ऑफिस में, तो DC साहब कहते हैं कि आप लोगों को जो हम सिंगल दे रहे हैं ये भी हम आप पे आसान कर रहे हैं। आसान कैसे कर रहे हैं? यह हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ है, किसी से हमने दान लेके या किसी को हमने कब्जा नहीं किया, उस चीज़ पे कब्जा किया हो तो अलग बात है। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को, दुकानों को 9-9 लाख रुपए दिए हैं। क्या 9 लाख रुपए देके मैं पूछना चाहूँगा DC साहब, आप अपनी नौकरी छोड़ देंगे या अपनी जॉब को छोड़ के वो सिर्फ मेरे से 10 लाख लेके, या हम सारे इकट्ठे करके उनको 10 लाख रुपए देते हैं, वो अपनी जॉब हमेशा के लिए छोड़ देंगे? नहीं, जिंदगी छूट गई। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। सनी, आप इस तरफ आइए। कुछ कड़वे सवाल पूछूंगा मैं, कुछ कांग्रेस के होंगे ना, वो भी सामने आ जाना। अनुराग ठाकुर यहाँ पे आते हैं और कोई मौका नहीं होता सनी जब वहाँ पे आप ना गए हों, उनकी इज्जत मान सम्मान में कोई कमी छोड़ी हो। क्या बना आज अपने गांव का? मैं भी बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ। ये हमें यूज करते हैं और यूज करके छोड़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनी, देखिए बेसिकली शामलाट वाला जो मुद्दा है, बेसिकली तो देखो चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था खुद, मैं बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बोला था कि जिस तरह से बाकी लोगों को मुआवजा मिला है उसी तरीके के, उसी तर्ज पर हम इन लोगों को भी मुआवजा देंगे। रही बात कि मैं कहाँ बैठता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ वायबल नहीं हो रही तो मैं वहाँ भी आवाज़ उठाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कब उठाएंगे सनी? आवाज़ दूसरी बात मैं ये भी कह देता हूँ कि मेरे को एक बड़ा दुख लगा आज की, मेरे को प्रधान जी ने बताया कि जब ये लोग कल मतलब वहाँ बैठे थे, तो जब इन्होंने बोला गया कि हम गवर्नमेंट लैंड वालों को सिंगल, आप इस बात को तरजीह भी देना, थोड़ी सी उनसे बात करके उस पर मोहर भी लगाना, जब मांगा गया तो वो आगे से हंस पड़े। तो ऐसे मत करो, मुझे नहीं समझ आ रहा, जब आपने इतने हज़ारों करोड़ रुपए बांट दिए, मतलब अगर 4-5 पंचायतों के 200, 250, 300 परिवार हैं, मुझे नहीं समझ आता कि सरकार की जेब से ऐसा क्या चला जाएगा। मैं तो शुरू से, मुझे आज भी याद है कि ये KDC साहब यहाँ होते थे, जब शुरू में बात हुई थी तो लोग कहते हैं यार आपको क्लेम मिल गया। सर आप मुझे बताइए क्लेम का मतलब क्या है? मैं आपसे आज पूछता हूँ, क्लेम किसको बोलते हैं? ब्लेम ज्यादा है नहीं, क्लेम क्या होता है? क्लेम किस चीज़ का दिया सरकार ने? आपने ईंट लगाई, पत्थर लगाए, सरिया लगाया, उसी का क्लेम। किस दौर में लगा था? कभी भी लगा था। आज की डेट में सर ये हालात है कि चाहे जिसको डला हो 5 करोड़, चाहे डले उसको डला 8 करोड़, जमीन तो उससे भी नहीं खरीदी जा रही। ठीक है सर, तो जो ये लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि 5, अब मुझे अपने वार्ड का इसलिए पता है क्योंकि मेरी मदर का एक घर वार्ड नंबर 2 में भी है। तो वार्ड 2 के हालात है सर कि वहाँ पे एक लाइन में 25 घर हैं, उन 25 घरों में 15 घर ऐसे होंगे, 18 घर ऐसे होंगे जिसमें एक घर के 4 या 5 मरले का रकबा है और उसमें 4-4 परिवार हैं। तो आप मुझे बताओ कि जब आप 10-15 लाख रुपए दोगे और वो उसको बाइफरकेट करेंगे, मुझे ये पॉलिसी नहीं समझ आती कि एक किराएदार को आप 10 लाख रुपए दे रहे हो और जो बंदा लगान दे रहा है, पैसे दे रहा है, सब कुछ, और लगान जाता है उन जमीनों का। सर मेरे को भी चले गए, प्रधान जी बता रहे थे, भगत राम जी, की ये सरकार ने कोई 19 साल पहले, कोई पता नहीं 20 साल पहले कोई सरकार थी, उसने ये सारी लैंड जो थी ये पंचायत की थी और ये इसकी किस्म चेंज किया। अब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पता होएगा, DC साहब चेक करेंगे ऐसा वाइबल है कि नहीं। आप लोगों को प्लीज मत ठगो। वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा, धर्मशाला में किसी अगर ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, खुद वो ऑफिसर समझ जाएंगे जब आपकी कोठियों की रेनोवेशन होती है ना, उस जितना मुआवजा आप यहाँ पे दे रहे हो ना, उसका रेनोवेशन पे आप लोग अपने उस पर खर्च कर देते हो। कनालों में आपकी ज़मीनें हैं, आला सब तमाम, किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या आपका गुजारा, जब इतनी बड़ी कोठी है, इतना बड़ा लॉन है, वहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 2 मरले, 4 मरले, 3 मरले, आप लोगों को रहम नहीं आता। या तो सरकार अंधी है या आप सरकार को अंधा रख रहे हैं, आप इनको लैंड नहीं दिखा रहे। भाभी आप लगे थे कुछ बोलने, नहीं बोलना? हाँ जी मैम, आप। नमस्कार। नमस्ते। मैं गग्गल पंचायत 3 वार्ड नंबर 3 की हूँ, अंजना कुमारी। और देखो ना, आज की डेट में पैसा मानने लगे तो सब कुछ है, और हमारे लिए तो है, क्योंकि हमारा घर, हमारे गग्गल पंचायत के जो मतलब श्यामलाट है, वो सारे घर उजड़े हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे हैं। कल को हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? अभी तो वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के भी बैठ जाएंगे घर में, उनको
नौकरी नहीं देगी सरकार, क्योंकि देखो कितने युवा लड़के हैं, मेरे भी बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कल को नौकरी नहीं देगी सरकार तो हमें घर तो कहाँ, घर के लिए भी पैसे नहीं दे रहे हैं, कल बच्चों का क्या होगा, वो तो सड़क पे आ जाएंगे। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी जो गग्गल पंचायत के लिए कुछ अच्छा सोचे और हमें अच्छे से अच्छा मुआवजा दिया जाए, ताकि हम नई जगह में जगह खरीद सके, घर बना सके। बड़ा बंगले तो हमारे बस के बाहर है, चलो 2-2 3-3 कमरे ही बन सके, उसके लिए हमें अच्छा मुआवजा दिया जाए। और धन्यवाद करती हूँ मैं। माता जी हाँ जी, क्या बोलना जेड़ा ਤੁਹਾਡੀ रूह है जैसा बोला नहीं कोई गल नहीं, दुखे का माहौल है, दुखे च भी कोई आदमी हासा है ना, दसा असल च इंसान है। बोला माता क्या बोल गई तो मैं बोल दिया तो सुखी है ना तुम सरकारां ते अफसरां ते बोला 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 माता हाँ जी पाड़िए तो बोला जेड़ी रूह आंदी अच्छा बोली दी क्या बोलना मुझे नहीं पता लगा कोई भी। मेरी माता बड़ी भोली है, क्या बोलना तो बोलने जोगे छड्डे नहीं है रा, है ना, क्योंकि पूरा हिमाचल चुप है ना। हाँ जी। बोलने वाले जेड़े ना शायद तो नेता ही है ना, बाकी यहाँ कोई कुछ नहीं है। नहीं बोलना आओ शास्त्री जी तो शास्त्री बोल दे आओ तुम्हारा क्या बोलना है? हाँ सर बोल दे भी जो काफ़ी मैम जी 32 साल हुई है तो दुकानदारी करते हैं 10-12 साल 16 साल असा केस लड़िया तो दुकाना खाली कराई हैं वो दुकानें जी साड़ी इस वजह से खाली है कि साड़ी लगानी दसी दी हैं जी आज यहाँ इस साड़ी ऐसे हालात भी इससे कुछ जाना है ना तो समझो कुछ मुआवजा दे दे। ये भी अंग्रेजा ते घट नहीं है जी, लगान मूवी आई ये लगान तो लगेगा मैंने तो सारे क्या बोलना मेरे मुंह से आल-पाल निकल जाना। अच्छा हाँ जी तो उन्होंने इस क्या इस साड़ी ऐसी वजह से ना हाँ कोई ज़मीन ले सकते जी ना कोई दुकान ले सकते जी ना समझो कुछ मुआवजा दिया जाए। एक दौर था हाँ बोलते थे कि गग्गल कहने गूगल दी स्पैलिंग है सिर्फ एक ए दा फर्क है ना भी गूगल च भी सब कुछ मिल जाता कहने गग्गल च भी सब कुछ मिल जाता पर गग्गल च अजकल ना इंसानियत नेताशाही नेते एक नहीं नजरिया हुआ था थोड़े इस पर मैं भी दस कहा कि एक बंदा जो ईमानदारी ने जवाब देने वाला होगा है सामने आया मैं कुछ भी जाना नहीं है क्या कांग्रेसियों गए तो हाँ जाने की जरूरत नहीं सर। हाँ बोलो बोलो हाँ जाने की जरूरत नहीं है उन्हें नहीं हाँ जनता बीजेपी वाले विधायक हाँ बोला 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 निशु मुंगरा हाँ ला सकते हाँ नहीं आए हाँ से भी नहीं आए जी लैनी निशु मुंगरा जी ना तो थोड़ा भी टिकटा चाहा था वोट कुदा ते लैने अच्छा फिर गुण बीजेपी रही है बीजेपी पवन काजल जी नहीं आए अजे तक हाँ कोई पूछना नहीं आए जी हाँ जी हाँ किन्ने भी आना चाहिए हाँ जरूर माता तो आया हो कई बार गए हाँ तीन विधायक पवन काजल भी गए जहाँ सारा कुछ करा साढ़े बच्चों के बारे सोचा साढ़े बुढ़िया के बारे सोचा तो आ कर गए आंटी कर गए सकते अब तक दिहाड़ी होना है चिखा पर पुजियंगे ता ही होना है चिता पर पूजियंगे ता ही होना है चिंता तो हाँ देती कि बिंदु हटना कने साढ़े वो चिता तो हाँ लोगों ने देती आओ तो आया पहचान देखो बोला। जब पिछली विधानसभा का इलेक्शन था तब पवन काजल जी जैसे एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े थे तो इधर हमारे इधर भी जनसभा की उन्होंने तो उन्होंने बोला कि मैं गग्गल में पल्ला बड़ा हूँ और मैं गग्गल वालों को उजड़ने नहीं दूंगा। वो क्या वादा था वो अभी हम 60 साल से हमारा परिवार दुकान कर रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं बूढ़े माँ बाप हैं मुआवजे कुछ नहीं दे रहे हैं कहाँ जाएं अभी हम बुढ़े टोकरी बना के भेजी जाए सरकार तो बड़ी अच्छी गल है टोकरी बना के भेजी जाए बुढ़े तो लाइन लटकाते जान सरकार ये जिस ये पहाड़ी नहीं पल्ले पाती होंगी तो ना बोलेगी एक टोकरी भेजी दिया एक टुकड़ा भेज दो हमें हम बुजुर्गों को उसमें डालो और किसी खाई में धकेल दो शर्म शर्म थोड़ी सी कर लो कांगड़ा के नेताओं कांगड़ा के नाम पर आपको मंत्री पद चाहिए कांगड़ा के नाम पर आपको तमाम चीजें चाहिए लेकिन कांगड़ा वालों को क्या चाहिए वो आप लोगों ने अपनी जो इस तरफ बेदर्दी कहूंगा ये निहायत बेशर्मी कहूंगा। बहन जी तो कुछ बोल रहे थे। हाँ जी ये जो भैया बोल रहे थे मतलब पवन काजल जी आए थे उन्होंने बोला था कि हम गग्गल वालों को उजड़ने नहीं देंगे और ये मेरा हाँ आपसे वादा है तो वो वादे कहाँ गए हमारे वादे तो तोड़ने होते बहन जी तो जब वोट लेने होते हैं तभी होते हैं उनके वादे दो जवाब है जब वोट लेने होते हैं तभी होते हैं वादे कोई वोट नहीं देनी हम इस टाइम सड़क में हैं कोई मर्जी घर पे आए किसी को वोट हमारे मोहल्ले में तो वैसे क्या जितने भी घर है 70 बार कोई वोट नहीं देगा कोई मर्जी आए जब हम रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं इनके हम क्यों वोट दें उनकी रोटी के लिए
वाह, ये शॉट जड़ा है कि हम वोट क्यों दें, आप लोगों की रोटी के लिए। हमारी रोजी भी गई, हमारी रोटी भी गई, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। अभी मेरे साथ हैं सुरेंद्र अंजान जी, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आज 1 साल हो गया शायद उन्हें, पूरा 1 साल हो गया है। उनके बेटे हैं, ये भी खुद पत्रकारिता में है अब। तो क्या लग रहा है आपको? मेरा तो जिला प्रशासन से, प्रदेश सरकार से एक ही सवाल है कि जो सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं, क्या वो परिवार नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है किसी चीज़ की? जब उन्हें ज़रूरत थी तो प्रदेश सरकार ने ही उन्हें ये ज़मीनें अलॉट की थी, और आज फिर से उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो प्रदेश सरकार पीछे क्यों हट रही है? उन्हें फिर से ज़मीनें अलॉटमेंट की जाएं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। मुझे ये नहीं पता कि प्रदेश सरकार किस एक्ट को देख के चली हुई है। हमें सिर्फ एक ही परिभाषा पता है कि हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य जो है वो संकट में आ रहा है। और अगर इस टाइम प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारी देख रेख नहीं कर पाएंगे तो इस प्रदेश सरकार का हमारे लिए क्या महत्व है? फिर कभी भी कोई क्यों मतदान करेगा इनके लिए, क्यों जाएगा इनके पास? तो आगे बोल रहे हैं जी। देखिए बोला जो फाइलें सारे ने इकट्ठी दी थी, वो कौन आदमी गया था जमा करवा के आया, उसने क्यों नहीं पता किया फाइलें गई आगे नहीं गई, उन्हें क्यों अपने पास जमा करके रखी हुई है? आगे तभी शोर बढ़ेगा, पता उनको तभी चलेगा जब फाइलें भेजी जाएंगी उनके पास। फाइलें दब गई, लोगों की जिंदगी दब गई। क्यों दबाई इन्होंने फाइलें हमारी? तमाम चीजें दबा के रख दी। तुम लोगों के सपने सच होने चाहिए। तमाम नेताओं, बधाई स्वीकार करो कि पूरी जो जनता है ना उसका सर्व सत्यानाश करके रख दिया। आबाद हुई हैं तो आप लोगों की जिंदगियां, आप लोगों के सपने। गोपाल भाई, मेरा एक और सवाल है प्रदेश सरकार से कि जैसे प्रदेश सरकार ने पहले, प्रशासन ने आगे पहले जन सुनवाइयाँ करी थी, क्या अब प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का कर्तव्य नहीं बनता कि एक जन सुनवाई अभी की जाए कि लोगों को विस्थापन के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने? और अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे ज़मीन खरीदने में किसी के एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका समाधान भी प्रदेश सरकार को करके देना चाहिए। जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। उजाड़ने के लिए करनी थी, जब उजाड़ दिए आप लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ गई, तो जो इनके दिलों में आग लगी हुई है उसके लिए कोई जन सुनवाई का वक्त नहीं है आप लोगों के पास। हाँ जी, आजकल के जो नेता है ना, वो पता क्या बन गए मैं? क्या? व्यष्टिगत, मतलब अपना भला सोच रहे हैं, जनता को समष्टिगत कह रहे हैं, जाए जहाँ मर्जी जाए बाहर में जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। इतने पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग कब से आए हुए पाकिस्तान से, उन्होंने क्या सोचा है? बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ जी, कुछ लोग जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से यहाँ पे आए, वहां से भी विस्थापन, यहाँ पर आकर खुद अपने दम पे वो लोग इस्टेब्लिश हुए, और उसके बाद J&K से जब विस्थापन हुआ तो वहां से भी कुछ लोग आए। कितनी बार उजाड़ोगे, कितनी बार आप नेताओं की वजह से उजड़ना पड़ेगा। खैर, अब लास्ट में कोई कुछ बोलना चाहेगा? पंडित आओ मत्था टेक दे। हम मतलब राधा कृष्ण मंदिर में 40 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए, सेवा करते हुए हैं। अब हमारी उम्र जो 78 साल हो चुकी है, हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाए? ना हम रोटी कमाने के लायक हैं। अब कहाँ जाएंगे? बुढ़ापा आ चुका है, कहाँ जाएंगे? खैर, यहीं पे मैं विराम लेना चाहूँगा, लेकिन सवाल तो एक छोड़ दूंगा मैं आप लोगों की झोली में, क्योंकि झोली आप लोगों की तभी खुलती है जब आप लोगों को वोट चाहिए होते हैं। आम आदमी के लिए आपकी ना झोली खुलती है ना जेब खुलती है, और तमाम चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन इतने संवेदनहीन ना हो जाओ आप लोग। कांगड़ा के नाम पे राजनीति करते हैं, और कांगड़ा का जो बॉर्डर है, कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी का जो मशहूर था, उसको आप लोगों ने तबाह करके रख दिया। कोई नहीं आया, ना आपके नेता आए, बीजेपी कांग्रेस दोनों के। हम लोगों को आदत है कि कभी एक को पूछ लो, कभी दूसरे को पूछ लो, लेकिन आप लोगों के दिलों में खोट है। अगर आपके दिलों में सच्चाई होती तो आप लोग यहाँ पर आते। तो मेरा पूरे हिमाचल की जनता के साथ ही अनुरोध रहेगा कि इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए। पता नहीं कल किसको उजाड़ने के लिए सरकारें पहुंच जाएंगी। आज कांग्रेस की सरकार है, कल को बीजेपी की सरकार है, परसों को फिर कांग्रेस की सरकार है। तो नेता कभी कोई आपने उजड़ता हुआ नहीं देखा होगा। और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि अभी तक 4 लेन का डिक्लेयर नहीं हुआ कि ये 4 लेन गुजरेगी कहाँ से। अब आप नेताओं की हकीकत बताता हूँ। पता क्या शोर मचा हुआ है कि एक एयरपोर्ट की दाईं तरफ से निकलेगी या बाईं तरफ से। तो नेताओं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये निकल रहा है कि जिस नेता की सेंटर में ज्यादा चलती होगी, स्टेट में ज्यादा चलती होगी, वो उस
तरफ से दाएं बाएं जहीं कहाँ का भी हो वहाँ से वो 4 लेन निकाल के ले जाएगा, क्योंकि उसकी जो पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी, उसको एक 4 लेन का सहारा भी मिल जाएगा। इन लोगों को तो बेसहारा करके रख दिया आपने। राय मत दीजिएगा, इन लोगों के साथ खड़ा जरूर होइएगा। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.